हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम फिर से कक्षा 10 का अध्याय नंबर 3 धातु एवं अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल, इसका भाग 1 को हम पढ़ेंगे। भाग 1 को पढ़ने से पहले क्या करना है, आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो एक और निवेदन है कि वीडियो को अपने भाइयों बहनों साथियों साथीगण सभी को वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक में क्या है, पहला एक एरो का निशान लगाना है। आप सभी को पहले क्या लगाना है, एरो का निशान लगाना है। और इस एरो के निशान में लिखना है कि जो सोडियम और पोटेशियम धातु जो होती हैं उन्हें वायु में खुला छोड़ देने पर क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। तो आप सभी को लिखना है सोडियम सोडियम और पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम धातुओं को वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती हैं। क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, यह जो मैंने एरो का निशान लगवाया है, ये जो एरो का निशान लगवाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट एरो के निशान में क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम जो दो धातु होती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं। वो मतलब वायु में खुला छोड़ देने पर क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, तो ये एरो के निशान को आप सभी को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरो का निशान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगला क्या है, ये आप सभी ने लिख लिया होगा। तो आप जल्दी सभी को इसको लिखना है। लिखिए, जल्दी इसको लिखिए। तो आपने ये लिख लिया होगा। मैं इससे पीछे लिखाऊंगा कि यहाँ पर एक हेडिंग डालनी है मेरे को जिसका नाम है धातुओं के भौतिक गुणधर्म। और उस धातुओं के भौतिक गुणधर्म में अनेक सारे पॉइंट लिखेंगे। उस पॉइंटों को जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म लिखिए। तो अब भौतिक गुणधर्म में 10-12 भौतिक गुणधर्म लिखाऊंगा। उनमें से आपको कुछ अच्छे अच्छे जो गुणधर्म हैं उनको आपने पेपर में मेंशन करना है, पेपर में लिखना है। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। आप सभी ने ये लिख लिया होगा। तो हमारा टॉपिक का नाम है धातुओं के भौतिक गुणधर्म। क्या है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, ये हमारा हेडिंग है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, धातुओं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। ठीक है, धातुओं क्या होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्यागती हैं तो वो क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। सॉरी, क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। तो क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। धातुओं जो होती हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे कि सोडियम क्या है, एक धातु है। सोडियम क्या है, एक धातु है। जैसे से ही इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋणावेश। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे से ऋणावेश जाएगा, धातु पे से यह ऋणावेश जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। किसका चिन्ह आ जाता है, प्लस का चिन्ह। और इसको क्या बोलते हैं, धनायन। तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। तो ये बात इसी प्रकार लागू होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो एक धनायन आ जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो प्लस के 2 आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, प्लस के 2 आ जाते हैं। ठीक है, तो यही इसका प्रकार है। तो हम आगे अगला पॉइंट लिखते हैं। तो ये पॉइंट जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इस पॉइंटों को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, धातु की सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। ठीक है,
धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। धातु की सतह चमकदार होती है, चमकदार होती है। आपने देखा होगा सोना चांदी की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। स्टील सभी की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। तो वे सभी क्या हैं? धातुएं हैं। पहला गुण क्या है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। और दूसरा गुण क्या है कि धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। अगला पॉइंट क्या है? तो इन पॉइंटों को आपको संग संग लिखना है, तो आप संग के संग मेरे साथ साथ इसको लेकर चलें। और धातु जो होती हैं ठोस कठोर होती हैं। धातुएं जो होती हैं ठोस कठोर होती हैं, लेकिन क्या है? मरकरी जो होती है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। किसके ताप पर पाई जाती है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो इस भी पॉइंट को लिखना है। धातु ठोस कठोर होती हैं। धातु ठोस कठोर होती हैं, लेकिन मरकरी और मरकरी को दूसरा नाम क्या है? पारा। क्या है? पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जो धातु जो होती हैं वो ठोस कठोर होती हैं। तो आपने देखा होगा सोना चांदी लोहा कॉपर जो कुछ भी है वो सभी धातु जो होती हैं वो कैसी होती हैं? कठोर होती हैं? होती नहीं होती हैं, लेकिन इनमें से एक अपवाद है। जो मरकरी जो होती है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप मेरे साथ साथ जल्दी से जल्दी लिखते चलें। ठीक है, अगला है धातु कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं। धातु आघात वर्धनीय, धातु आघात वर्धनीय, धातु आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय का अर्थ क्या होता है? आघात वर्धनीय का अर्थ होता है धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बनाना। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बनाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा लोहा जो होता है, लोहा को लोहार क्या करता है? उसको पीटता है और पीट पीट करके उसको चादर के रूप में बना देता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुल्हाड़ी होती है, ठीक है, टीन होती है, टीन सभी को क्या बना देते हैं? ये पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बना देते हैं, और वही क्या है? आघात वर्धनीय। धातु कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय है, आघात वर्धनीय होती हैं। और इसका अर्थ क्या है? आघात वर्धनीय को होता है धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाना। तो लिखते चले, धातुओं को पीट कर, धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। रूप में बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है, उसे आघात वर्धनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीय कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को जल्दी से ये पॉइंट को लिखना है। लिखिए, जल्दी लिखिए। तो मैंने क्या बताया? धातु आघात वर्धनीय होती हैं, इसका अर्थ है कि धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, उसे आघात वर्धनीय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल है जैसे कि सोना, ठीक है, चांदी,
लोहा। ठीक है, लिखो जल्दी लिखो इसको। तो आप सभी ने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला पॉइंट लिखते हैं, पांचवा पॉइंट। जल्दी कोशिश किया करो आप लिखने की। तो अगला पॉइंट है पांचवा। पांचवा पॉइंट क्या है? धातुओं में क्या होती है? धातुओं में तन्यता पाई जाती है। धातुओं में तन्यता पाई जाती है। और तन्यता का मतलब समझते होंगे आप कि धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में लफाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, लोहार क्या करता है? लोहार क्या करता है? उस सोने को पिघलाता है, और पिघलाता है उसको कभी तार के शेप का आकार देता है, कभी उसको चपटे आकार का शेप देता है। ठीक है, तो धातुओं जो होती हैं उनको मतलब खींच करके पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? तन्यता। तो धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, तो धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है, धातुओं में तन्यता पाई जाती है। और तन्यता का अर्थ होता है, लिखिए, धातुओं को खींचकर, धातुओं को खींचकर पतले तार के, पतले तार के रूप में, पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ठीक है, तन्यता कहते हैं। ठीक है, यानी धातुओं में तन्यता पाई जाती है, और तन्यता का अर्थ होता है धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, सोना भी हो सकता है। ठीक है, सोना, चांदी। ठीक है, सोना, चांदी, सोना, चांदी। चांदी को भी हम लफा सकते हैं। और इसका क्या हो सकता है? तांबा। तांबे के आपने तार देखे होंगे। चांदी को भी हम शेप दे सकते हैं, आकार दे सकते हैं, सोना को दे सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट लिखना है इसमें, इसमें एक पॉइंट लिखना है, नोट डाल के। नोट डाल के लिखना क्या है आपको? नोट डाल के ये लिखना है, 1 मिनट अभी बताता हूं, कि 1 ग्राम सोने को, 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर तक लफाया जा सकता है। ये एनसीईआरटी में बात मेंशन है। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो ये बात जरूर आएगी, जो मतलब लिखना है, क्या लिखना है? 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक लफाया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप लिखना है, क्या लिखोगे? 1 ग्राम, 1 ग्राम सोने को, और वो सोना कौन सा होता है? 24 कैरेट। वो कितना होता है? 24 कैरेट सोना होता है। आपने देखा होगा जो सोना होता है, प्योर सोना, वो 24 कैरेट होता है। और उसमें आजकल के हमारे वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं? उस सोने को हम 22 कैरेट के रूप में यूज ले रहे हैं, क्योंकि 24 कैरेट जो सोना होता है वो इतना मतलब नरम होता है कि वो यूं कर देते हैं, वो पिघल जाता है, नीचे भी गिर जाता है, टपक जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसमें 2% क्या लगाते हैं? कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है? थोड़ा सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक लफाया जा सकता है। ठीक है, लफाया जा सकता है। ठीक है, इस बात को आपको लिखना है कि 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक लफाया जा सकता है। यह बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो आपको जल्दी से पॉइंट को लिखो, जल्दी लिखो। मैं इसके नीचे एक और पॉइंट को लिखाता हूं अभी। ठीक है, तो आप इसको लिखते रहिए। अगला है छठवां पॉइंट। तो पहले समझने पर ध्यान दीजिए, छठवां पॉइंट क्या कह रहा है, इसको बाद में लिख लेना है, मैं थोड़ा सा समय दे दूंगा। तो छठवां पॉइंट क्या कहता है?
कि धातुओं में क्या होती है, ध्वनिक होती है। ठीक है, धातुओं में क्या होती है, ध्वनिक होती है। और ध्वनिक का अर्थ होता है ध्वनि उत्पन्न करना। क्या ध्वनिक का अर्थ क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न करना। आपने देखा होगा जब धातु धातु को आपस में ऐसे भिड़ाते हैं, टकराते हैं, तो उसमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। आपने देखी होगी बेल, जब आपकी बेल लगती है यानी कि घंटी जब लगती है स्कूल में, तो वो आवाज़ दिखाई देती है, वो आवाज़ सुनाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनिक बोलते हैं। तो धातु में जो होती है वो ध्वनिक का गुण भी होता है। धातु में ध्वनिक होती है, धातु में ध्वनिक होती है। और ध्वनिक का अर्थ क्या होता है, धातु में ध्वनिक होती है, ध्वनिक का अर्थ होता है धातुओं को आपस में, धातुओं को आपस में, धातुओं को आपस में टकराने पर आवाज उत्पन्न होती है, आवाज उत्पन्न होती है। उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनिक। क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। ठीक है, और ध्वनिक को दूसरा नाम है सोनोरस। ध्वनिक का दूसरा नाम क्या है, सोनोरस। ध्वनिक का दूसरा नाम क्या है, सोनोरस। तो इसको सोनोरस भी कह सकते हैं। यानी धातुओं में ध्वनिक होती है, ठीक है, और धातु आपस में टकराने पर, और ध्वनिक का अर्थ क्या होता है, धातुओं को आपस में टकराने पर आवाज उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। ठीक है, या फिर सोनोरस कहते हैं। आप सभी को इन पॉइंटों को, 6 पॉइंटों को लिखना है। मैं आगे अभी पॉइंटों को लिखाता हूं, आप जब तक इसको लिखिए। एक बात का सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और अपने प्यारे भाई और बहनों को दिखाना है कि ये वीडियो यहाँ से बहुत अच्छी तरीक़ा से अपलोड की जा रही है, और अच्छी गुणवत्ता के साथ अपलोड की जा रही है, और अच्छा पैटर्न के आधार पर सिलेबस को डिज़ाइन दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी को जल्दी से लिखना है। तो आप सभी ने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको वीडियो को बैक ले लेना है। ठीक है, 6 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए हैं, 6 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट कौन सा है, 7वां पॉइंट। और 7वां पॉइंट क्या कहता है कि धातुओं के गलनांक क्योथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, तो धातुओं में ये सभी जो गुण पाए जा रहे हैं, इन सभी गुणों की वजह से धातुओं के जो गलनांक जो होते हैं, वो क्योथनांक जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। क्या होते हैं, गलनांक क्योथनांक कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। तो लिखना है क्या है कि धातुओं के गलनांक कोमा क्योथनांक, गलनांक क्योथनांक, गलनांक क्योथनांक गलनांक क्योथनांक अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट ये है कि धातुओं के गलनांक क्योथनांक अधिक होते हैं या फिर उच्च होते हैं। उच्च का मतलब क्या होता है, अधिक। ठीक है, उच्च का मतलब क्या होता है, अधिक। तो आपको ये पॉइंट लिखना है कि धातुओं के गलनांक क्योथनांक अधिक होते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट। और 8वां पॉइंट क्या कहता है कि धातु ऑक्साइड जो होती हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं। किस प्रकृति की होती हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। जैसे मैं बताता हूँ, ये धातु ऑक्साइड, जैसे कि ये क्या है, सोडियम एक क्या है, धातु है, और इसमें क्या है, ये हाइड्रोक्साइड लगा दिया, तो इसमें ये प्रकृति कौन सी हो गई, ये क्षारीय प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति हो गई, क्षारीय प्रवृत्ति। और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कास्टिक सोडा भी इसी को कहते हैं। पीएच मान इसका 14 होता है, पूरा 14 होता है। ठीक है, ये प्रबल क्षार होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति की क्यों होती हैं। तो मैंने अभी उदाहरण से समझा है, धातु ऑक्साइड, धातु
ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं। धातु ऑक्साइड जो होती हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं। ठीक है, धातु ऑक्साइड किस प्रवृत्ति की होती हैं? क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं। मैंने आप सभी को बताया तो अभी उदाहरण से समझाया, जैसे कि NaOH, तो Na क्या है यहाँ पर? धातु है, और इसमें यह हाइड्रोक्साइड जो लग रही है इसके कारण किस प्रवृत्ति हो गई? क्षारीय प्रवृत्ति। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं और धातुओं के गलनांक क्योतनांक अधिक होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना है नवा पॉइंट, और नवा पॉइंट में क्या लिखना है? नवा पॉइंट में लिखना है कि धातु जो होती हैं, धातु में जैसे कि सोडियम होती है, पोटेशियम होती है और लिथियम, इतनी मुलायम होती हैं ये तीनों धातुएं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। और मैंने अभी बताया ऊपरले ऊपरले पॉइंट में शुरू में बताया था, इस पार्ट के शुरू में बताया था कि जो सोडियम और पोटेशियम धातु हैं उन्हें वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। ठीक है, इसलिए उसको किस में रखा जाता है? केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को इस पॉइंट पे लिखना है कि धातु और धातु में कौन कौन सी? सोडियम, धातु में कौन सी? सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम इतनी मुलायम होती हैं, इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम, यानी कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम धातु इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिखना है। एक लास्ट पॉइंट है 10वां। ठीक है, अगला एक और पॉइंट रह गया है कि धातु जो होती हैं विद्युत की कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं। आपने देखा होगा लोहा में करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, विद्युत प्रवाहित हो जाती है। तो आप सभी जानते होंगे धातु जो होती हैं, सभी धातुएं जो होती हैं उनमें इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, यानी कि उसमें विद्युत क्षेत्र होता है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है। तो कह सकते हैं कि धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। धातु विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। ठीक है, धातु विद्युत की सुचालक होती हैं। आप सभी को इस पॉइंटों को जल्दी से लिखना है। ठीक है, जल्दी लिखिए। तो आप सभी ने ये पॉइंट लिख लिए होंगे, मैं इसको भी मिटाता हूं। आगे अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़े और इसके स्थान पर हम अब क्या पढ़ेंगे? अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब क्या पढ़ेंगे? अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो मैं यहीं से इसमें मेंशन कर देता हूं अधातु। ठीक है, तो मैंने यहीं से मेंशन कर दिया इसमें अधातु। ठीक है, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो आप सभी को ये पॉइंट आगे मतलब अलग हेडिंग डालनी है कि अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। मैं इसको इसी में मेंशन कर दिया, आपको नोट्स में अलग से हेडिंग डालनी है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट मतलब इसका पहला गुण क्या है? तो पहला गुण है कि अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं? ऋणायन बनाती हैं। इस पॉइंट को लिखिए, जब मैं इस पॉइंट को समझाऊंगा कि अधातुएं जो होती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर, अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऋणायन बनाती हैं।
ऋणायन बनाती हैं। ठीक है, अधातु जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं, ऋणायन बनाती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको समझना क्या है, जिसे पहले पढ़ा था हमने धातु, अब क्या पढ़ेंगे हम अधातु। अधातु के बारे में लिखने की अधातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाती हैं, और उसमें धातु थी और धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना रही थी, धनायन बना रही थी। लेकिन यह अधातु, और अधातु में जैसे कि क्लोरीन, ठीक है, ये क्या है, क्लोरीन एक अधातु है। ठीक है, आप देखेंगे क्लोरीन, अब क्लोरीन पे क्या है, कोई कुछ नहीं अब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फुल भरे हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, हम जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर ऋण का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, किसका चिन्ह आ जाता है, ऋण का, यहां पर जिससे इलेक्ट्रॉन हमने निकाला। ठीक है, देखिए आप कि इसमें एक जैसे बाल में चले, ये क्या है, परमाणु है। ठीक है, और परमाणु में ये क्या है, कक्षा है। तो यहां पर सभी इलेक्ट्रॉन वितरित हैं, इलेक्ट्रॉन वितरित हैं। क्या होगा, जैसे ही हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलता है तो यहाँ पर अपनी रिक्ति छोड़कर आ जाता है, उस रिक्ति को बोलते हैं हम क्या, होल। आप आगे साइंस लोगे तो आप पढ़ोगे होल, और होल पर कैसा चिन्ह हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, जब इसमें से आप देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव जब आपस में रहते हैं तो ये आपस में कैसे रहते हैं, कोऑर्डिनेट रहते हैं, यानी कि संतुलित रहते हैं। और संतुलित रहने के कारण ये कैसे रहते हैं, उदासीन रहते हैं। तो इसका चिन्ह क्या नहीं रहता है, कोई प्रतिशत नहीं रखते हैं। ठीक है, जैसे ही इसमें से ऋण का चिन्ह जाता है तो यह अकेला अपने आप को घमंड करने लगता है। तो घमंड करने के कारण, सॉरी, जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन जाता है तो यह कैसा चिन्ह रह जाता है, ऋणावेश, मतलब कि ऋण का चिन्ह रह जाता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट को याद रखना है कि अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना है दूसरा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अधातु चमकीली नहीं होती हैं लेकिन आयोडीन की सतह चमकदार होती है। अधातु आपने देखी होगी, लकड़ी फकड़ी जो होती हैं ये चमकदार होती हैं क्या, नहीं होती हैं। ठीक है, लकड़ी क्या वो लोग क्या, सॉरी, अधातुएं जो क्या होती हैं वो चमकीली नहीं होती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप आयोडीन जो होता है, आयोडीन नमक, जो नमक में जो आयोडीन आता है, आयोडीन की सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट लिखना है कि अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, अधातु चमकीली नहीं होती हैं, लेकिन 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 आयोडीन की सतह, लेकिन आयोडीन की सतह, लेकिन आयोडीन की सतह चमकदार होती है। लेकिन आयोडीन की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। ठीक है, आयोडीन की सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। यह अपवाद है, आयोडीन की सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। हालांकि यह अधातु है और अधातु के नाते इसमें क्या चमकीली नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप आयोडीन की सतह चमकदार होती है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है, यह आयोडीन विशेषकर ज्यादा याद रखना है। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। तो 2 पॉइंट हो चुके हैं, अगला है तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, जो अधातु होती हैं वो ठोस कठोर, अधातुएं जो होती हैं वो ठोस कठोर और गैसीय तीनों अवस्थाओं में होती हैं। धातुएं जो होती हैं ठोस भी हो सकती हैं, कठोर भी हो सकती हैं और गैसीय तीनों अवस्थाओं में होती हैं। धातु ठोस, धातु ठोस, धातु ठोस कठोर, गैसीय तीनों अवस्थाओं में होती हैं, तीनों अवस्थाओं में होती हैं। तो आपको क्या लिखना है, धातु ठोस कठोर और गैसीय तीनों अवस्थाओं में ही होती हैं। ठीक है, आपको ये 3 पॉइंट हो गए हैं। अगला चौथा पॉइंट क्या है,
चौथा पॉइंट क्या है, अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, लेकिन कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। आपने देखा होगा, आपने कभी पेंसिल देखी है, रूल देखी है, उस रूल में जो भीतर काली काली सी रॉड आती है उसको क्या बोलते हैं, कार्बन का अपर रूप यानी कि ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं उसको, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट हालांकि क्या है, अधातु है, और अधातु होने के नाते उसमें क्या नहीं होना चाहिए, विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक, मतलब यानी कि उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी कि विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है अपवाद स्वरूप। तो आपको क्या लिखना है, ये अपवाद, एक तो ये अपवाद है आयोडीन वाला, और ये कार्बन का उपरूप ग्रेफाइट वाला अपवाद याद रखना है। लिखिए चौथे पॉइंट को लिखिए कि अधातु, सॉरी इसमें मैंने लिखा था अधातु, यानी कि अधातु ठोस, कठोर, गैसीय तीनों अवस्था में ही होती हैं। हम अधातु के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अधातु विद्युत, अधातु विद्युत एवं ऊष्मा की, विद्युत एवं ऊष्मा की, ऊष्मा की विद्युत यानी कि अधातु विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन कार्बन का अपर रूप, लेकिन कार्बन का अपर रूप, लेकिन कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। सुचालक यानी कि चालक होता है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको लिखना है कि विद्युत यानी कि अधातु जो होती है, अधातु विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती हैं, लेकिन कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक है। तो 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट भी ऐसा है, यानी ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। मतलब कि इन सभी अधातुओं में से एक खाली ब्रोमीन ही एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपको लिखना क्या है कि ब्रोमीन, ब्रोमीन एक, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, एक ऐसी अधातु है जो, एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप सभी को लिखना है, जल्दी लिखिए। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इन पांचों पॉइंटों को जल्दी लिखना है, और इसके कुछ पॉइंट और हैं उनको भी हम लिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बैक ले लेना है जल्दी। अगर जल्दी हम लिख रहे हैं तो हम मिटा रहे हैं इसको, क्यों, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। तो हमने 5 पॉइंट इसके पढ़ लिए। अगला है छठवां पॉइंट, और छठवां पॉइंट क्या कहता है कि धातुओं, मतलब कि अधातुओं में आघात वर्धनीय नहीं होती है, ठीक है। अधातुओं में आघात वर्धनीय नहीं होती है। अधातुओं में, अधातुओं में आघात, आघात
आघात आघात वर्धनीय नहीं होती है। ठीक है, आघात वर्धनीय नहीं होती है। तो आघात वर्धनीय हमने पहले बताया था कि धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बनाना। तो धातुओं में तो पाया जाता है लेकिन अधातुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह भी इसका छठवां पॉइंट हो गया, छठवां पॉइंट हो गया। अगला है सातवां पॉइंट, और सातवां पॉइंट क्या कहता है कि अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती है। ठीक है, अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो आपने देखा होगा, कभी आप लकड़ी को लफा सकते हैं क्या? नहीं। लकड़ी को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं? नहीं। तो क्या है, यह इसके उदाहरण है। ठीक है, अगला है सातवां आठवां पॉइंट। तो और तन्यता मैंने बताया था आपको, खींचकर पतले तार के रूप में बनाना, लेकिन वह धातुओं में नहीं पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है ओनली। ठीक है, तो लिखिए जल्दी इसको। अगला पॉइंट है अधातुओं में ध्वनिक, जिसको सोनरस कहते हैं, ध्वनिक नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, ध्वनिक नहीं पाई जाती है, यानी कि अधातुओं में ध्वनिक नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है नवा पॉइंट, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। किस प्रवृत्ति की होती है? अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। अधातु ऑक्साइड जो होती है वो अम्लीय प्रवृत्ति की ही होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को जल्दी लिखना है, लिखिए जल्दी। आप सभी को जल्दी से लिख लीजिए, मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो आप सभी ने लिख लिया होगा, हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के धातुओं के धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब क्या पढ़ेंगे हम? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। और इससे पहले पढ़ा था हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिर अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब क्या पढ़ेंगे हम? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म क्या कहता है? तो पहला गुणधर्म कहता है कि धातुएं जो होती हैं वो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती हैं या फिर मुक्त करती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या होती है? धातुएं अम्ल से क्रिया करके, धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H। ठीक है, और गैस है तो इसके लिए क्या लगा देते हैं? 2। ठीक है, तो धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या करती हैं?
हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। मुक्त का मतलब होता है बाहर निकालती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में। पहला पॉइंट क्या लिखना है कि धातुएं जो होती हैं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जैसे कि मैं अभी बताता हूं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल जैसे कि धातु क्या है Na, ठीक है। Na क्या है, एक धातु है, और HCl क्या है, अम्ल, ठीक है। और HCl क्या है, अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब इसकी जब रिएक्शन होती है तो देखिए ये क्या है, धातु और धातु जो होती है वो अधातु आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, कुछ अलग नया पदार्थ बनाती हैं, जल तथा लवण निर्माण करती हैं, ठीक है। तो धातु क्या थी, Na, और इसके साथ क्या आ गए, अधातु, तो ये क्या बन गए, नमक, यानी कि NaCl, ठीक है। और बची क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या बची, हाइड्रोजन गैस। तो आगे समझ में किस प्रकार हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये क्या है, का उदाहरण है, ये इसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट को जल्दी लिखना है, जल्दी लिखिए। अगला पॉइंट मतलब इसी में है, मतलब ये अभी बताया कि अम्ल के साथ क्रिया कर रही है, लेकिन एक ऐसा अम्ल है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालती है, क्योंकि उसमें प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन को जल में बदल देता है। उसमें एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन को इसमें बदल देता है, जल में बदल देता है। तो उस पॉइंट को मैं इसके नीचे लिख रहा हूं दूसरा पॉइंट मान करके। दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है, धातुएं धातुएं नाइट्रिक धातुएं नाइट्रिक अम्ल से धातुएं नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालती हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालती हैं, क्योंकि जो धातु जो होती हैं वो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो 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 उत्पन्न हाइड्रोजन को, जो किसको, उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को, जो उत्पन्न हाइड्रोजन को जल में बदल देता है। जल में जो उत्पन्न हाइड्रोजन को जल में बदल देता है, जल में बदल देता है, ठीक है। तो क्या लिखना है, धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती हैं, लेकिन नाइट्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है, सॉरी लाइट चली गई है, तो लाइट चली हो जाने के कारण वीडियो मिस हो जाती है, तो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।